हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रैपिड रिवीजन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका क्लास 10th का साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं बता दूं 10 से ज्यादा नंबर का ये आता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप कंफर्म मान के चलो आएगा ही आएगा। ठीक है, और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है ना। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ टॉपिक्स क्या रहेंगे आज हमारे। तो देखो, मैं आपको इंट्रोडक्शन, आपको 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद में आपको कोवलेंट बॉन्ड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो सबसे पहले बताओ कार्बन है क्या। तो आप देखते होगे कार्बन आपको हर जगह मिलता है। फ्यूल्स में आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, और आपके तो नेचर में ही है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें भी तो कार्बन है। और भी बहुत सारी चीजों में आपको कार्बन देखने को मिलता है ना। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी कार्बन है कि नहीं। तो कार्बन क्या है, सब जगह है। तो इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलते हैं। और कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो क्यों बनाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसका वर्सेटाइल नेचर है वो। तो कार्बन पता चल गया। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ये आपको याद रखना है। ये मैं 6C12 वाले के लिए बोल रहा हूँ। इसका एक आइसोटोप भी होता है 6C13, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर हैं, कितने? 6। ठीक है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो, कार्बन कैसे हमें मिलता है। एक तो मिलता है फ्री स्टेट में, इसके अलावा वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। तो हमें वो वाले टॉपिक पे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से और हाइड्रोकार्बन्स में से। तो बेसिकली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि रैपिड रिवीजन है। आधे घंटे में मुझे पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वो रिवाइज कराना है। अब देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में 3 एलोट्रोप्स होते हैं जनरली। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन या फुलरिन। फुलरिन आपकी फुटबॉल स्ट्रक्चर वाला होता है। ठीक है ना। और डायमंड तो सबको पता है यार, डायमंड की चाहत सबकी है, लेकिन सबको मिलता नहीं है। और एक होता है ग्रेफाइट, जो आप पेंसिल में देखते हो। ठीक है ना। तो ये तीनों को आपको ने कहीं ना कहीं देखा होगा। डायमंड में जो मेन चीज है, डायमंड में कौन सा बिहेवियर होता है? लस्ट्रस बिहेवियर होता है। कौन सा बिहेवियर होता है? लस्ट्रस बिहेवियर। ठीक है। और ग्रेफाइट में कौन सा बिहेवियर होता है? ग्रेफाइट कौन सा? कंडक्शन बिहेवियर दिखाता है, कंडक्शन दिखाता है। ठीक है ना। जबकि ये नॉन मेटल है लेकिन कंडक्शन दिखाता है। ये भी नॉन मेटल है, लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है। हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल में ना। कौन सा मेटल है वो, कौन सा नॉन मेटल है जो क्या कहते हैं, कंडक्शन दिखाता है? तो वो है ग्रेफाइट। और कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर्स बिहेवियर दिखाता है? ऐसे दो थे, एक तो आयोडीन और दूसरा डायमंड। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा होता है, इसके लिए मेन चीज है फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। क्या है? फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। एक बार मैं इन सबकी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़वा देता हूँ जल्दी से, फास्ट ट्रैक। जल्दी से फटाफट पढ़ो डायमंड के ये सारे पॉइंट्स पढ़ो। और ये देखो, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, कार्बन बॉन्डेड है 4 तरीके से। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, ये आपको पता है। ठीक है ना। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो हमें पता है। कौन सा वाला दिखाता है कार्बन का एलोट्रोप इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेफाइट पे। देखो, ग्रेफाइट का नाम लिया, ग्रेफाइट हाजिर। इसमें देखो हेक्सागोनल एरे देखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर में। हेक्सागोनल एरे कैसे? हेक्सागोनल पता है ना, 6 वाला जो बनता है, इस टाइप से बोलते हैं ना, हेक्सागोनल। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे कर दो, मतलब 6 कार्बन अटैच होंगे। तो यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहां खत्म किया ना, यहीं से फिर से देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहां खत्म किया, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6। तो हर तरीके से हमें 6 हेक्सागोनल एरे देखने को मिल रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर की खासियत बात है। ठीक है। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ठीक है, ये पढ़ लो। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम फुलरीन बोलते हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ने बताया था इसके बारे में, जिसका नाम क्या था? बकमिनिस्टर था। ठीक है ना। तो इस वजह से उसके नाम पे इसका नाम बन गया बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है ना।
अब इसमें देखो कितने कार्बन्स होते हैं अटैच, टोटल अगर मैं देखूं तो 60, कितने 60 कार्बन एटम्स। इसको C60 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C60 भी। ठीक है, सो देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फुलरिन, यानी एक बकमिनिस्टर फुलरिन के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन अटैच होंगे, 60। देख रहे हो कार्बन कितना ज्यादा अटैच हो सकता है। तो यानी कि इसीलिए तो कार्बन के अंदर ये वाली वर्सेटाइल नेचर होता है, क्योंकि कार्बन खुद से बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं अभी कोवलेंट बॉन्ड के बाद। पहले कोवलेंट बॉन्ड में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या होता था, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था किसको, नॉन मेटल को, उसको हम बोलते थे आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को बोलते थे जो आयनिक बॉन्ड से बनते थे, आयनिक कंपाउंड। अब कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है, कार्बन आ गया, और कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आप पूछोगे सर ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अरे बताता हूं, रुक जाओ यार, सबर करो। देखो कार्बन का अगर मैं देखूं इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 पे अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2,8 पे अपने आप को स्टेबल करेगा, तो आंसर इस दोनों नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये कुछ अलग करता है। ये कहता है ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्या करूंगा, मैं 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा, क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा। तो आप देखोगे ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे CH4 में देखो तो कार्बन क्या कर रहा है, एक यहां से ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां से ले रहा है, एक यहां से ले रहा है, यानी हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने 4 बॉन्ड बना के अपनी 4 वैलेंसी यानी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड को मैं समझाने के लिए ना आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 0 पे तो होगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 पे कर सकता है। क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये 2 पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब मैंने दोनों हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन कह रहा है तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये हाइड्रोजन कह रहा है अरे तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो दोनों में क्या हुई, लड़ाई हुई। बाद में फिर क्या दोनों ने समझौता किया, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन से कहा तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और इस वाले ने कहा तू भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इस तरीके से। दोनों ने एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या बना लिया, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे याद करो, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बनेगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस शेल में कितने हैं, 6, ये लास्ट वाली। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास और कुछ है नहीं, O2 मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम होंगे। तो पहले तो मैं ऑक्सीजन एटम बना देता हूं और 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैं एक के इलेक्ट्रॉन अलग टाइप से बना रहा हूँ, सर्कल टाइप में, एक के डॉटेड। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो या अलग पेन से बना लो, एक ही बात है। अब होगा क्या, ये देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 8 कंप्लीट करने हैं, इसको भी 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में 2-2 की शेयरिंग कर लेंगे। ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 मतलब डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ऐसे अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, सपोज करो, पहले ये पढ़ लो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ये हमेशा याद रखो, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट एटम बोलते हैं। यानी जो एटम हमारे कोवलेंट बॉन्ड में अटैच होते हैं उसको कोवलेंट एटम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन लिख के ले लो मुझसे, कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है, चाहे एनी कंपाउंड में से आ जाए चाहे कोवलेंट में से आ जाए, ज्यादा चांसेस इसमें से है। अब ये कह रहा है CO2 के लिए बनाओ।
अब देखो, आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, आपने तो सर एक ही एलिमेंट का बताया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, अब CO2 का कैसे करें? अरे रुको जरा, देखो CO2 में दो चीज है, कार्बन और ऑक्सीजन, बस। अब कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो क्या करो, कार्बन को बीच में रखो, ऑक्सीजन को साइड में लिख दो। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है ना, कार्बन को बीच में, ऑक्सीजन को साइड में। अब यहां देखो, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो होगा क्या। अब देखो, 4 और 2, और 2 दूनी 4 होते हैं, तो यानी कार्बन अगर चाहे तो दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन भी तो ले सकता है। ऐसे देखो, कार्बन वाले में ऐसे बना देता हूं, ऑक्सीजन वाले में सर्कल टाइप बनाऊंगा। इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो पहले, इस तरीके से लिख दिए। अब देखो, ऑक्सीजन के पास यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ वाले जो ऑक्सीजन एटम है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 6 और यहाँ से 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, 8। बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ये वाला भी सेम चीज करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब देखो मजा तो अब आएगा। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास कितने रह गए, 4 ही रह गए, तो कार्बन 2 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब देखो, बच्चों को दिक्कत ये आती है कि इसमें कैसे मतलब डबल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, पता लगाएं। देखो सिंपल सी बात है, ये वाले कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन से 2 एटम लिए, तो यानी डबल बॉन्ड बनेगा। ये वाले कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन से 2 एटम लिए, यानी डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन कैसे स्ट्रक्चर बनाना होगा, इस टाइप से। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है ना। अब कुछ भी आ जाए आप कर दोगे, जैसे CH4 का पूछेगा तो भी आप बना सकते हो। यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा होगा, सारे के सारे सेम टाइप के ही बन गए। और कार्बन क्या करेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये हो गया CH4 के लिए। और सब में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई चारों तरफ, तो सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जल्दी से देख लो, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल नेचर क्या कहता है कि कार्बन क्या है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड। अब ऐसा क्यों होता है कि कार्बन ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, और क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, ये दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम पढ़ेंगे दो चीजें, एक है हमारी टेट्रावेलेंसी, दूसरा कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है कि कार्बन क्या है ना, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद से ही ज्वाइन होता रहता है और एक स्ट्रेट चेन बनाता है। स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच चेन भी हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप स्ट्रेट चेन पे ध्यान दो। जैसे मैं लिखूं इस टाइप से, देखो C, 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 C। ठीक है, यहां पर सब में H लगा दिए। इसको वैसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे अभी, एल्केन एल्कीन एल्काइन अभी मैं कराऊंगा हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है ना। तो यानी कि कार्बन क्या है, अब ये C4 तक है, ये C10 तक भी जा सकता है, C8 तक भी जा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, कितने भी कंपाउंड्स बना लेगा। और ये फंक्शनल ग्रुप और जोड़ दो तो और सोने पे सुहागा, एल्कोहल, फिनॉल, इथेनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही तो बना है, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना। एक आता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी यानी कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखो हमेशा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यहां पर पढ़ लो डेफिनेशन। ठीक है, इसी को तोड़ दो नाम को, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, खत्म। अब हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो समझना बहुत ही आसान है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मल्टी बॉन्ड्स वाले। तो ये तो होगा सिंगल बॉन्ड वाले, ये मल्टी बॉन्ड्स वाले। अब मल्टीपल में देखो, एक आता है डबल बॉन्ड, एक आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बस इतना ही होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक ही जाएगा। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड यानी कि एल्केन। ठीक है, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन। अब इनके जनरल फॉर्मूला याद करने होते हैं, क्या याद करने होते हैं, जनरल फॉर्मूला, जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। ठीक है,
एल्कीन का क्या होता है CnH2n, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। अब मैं आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का यूज क्या है वो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं वर्ड रूट लिखवा देता हूँ। वर्ड रूट क्या होते हैं, देखो जैसे C1 है तो क्या होगा, C2 है तो क्या होगा, C3 है तो क्या होगा, C4 है तो क्या होगा, C5 तो क्या होगा, C6 तो क्या होगा, C7 तो क्या होगा, C8 तो क्या होगा। सिंपल वे में समझना है, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। C1 है तो देखो मिथ, C2 है तो इथ, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, और ये C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, और C10 है तो डेक। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। यानी C1 आ गया मीथ, C2 आ गया ईथ, C3, इस टाइप से आपको याद करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं C3H8 का फॉर्मूला बताओ, तो क्या है, देखो 3 कार्बन है और यहां पर लिखा है एट। अब देखो एल्कीन से याद करो, अगर यहां पर C3H6 लिखा होता, यानी 3 का ये डबल है, 3 का डबल है ना, 3 इंटू 2 6। और मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताए कौन कौन से, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। कभी भी याद रखो, आप एल्कीन का याद रखो बीच में। एल्कीन क्या होता है, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है। यानी C6H12 बोल दूं अगर मैं, तो वो क्या है, एल्कीन है, वो हेक्सीन है। लेकिन अगर वो डबल से, जितने कार्बन है उसके डबल से हाइड्रोजन 2 ज्यादा है तो वो एल्केन हो जाएगा। अगर जितने कार्बन है उससे दो, डबल से 2 ज्यादा हो जाएगा तो वो एल्केन हो जाएगा। अगर डबल से 2 कम है तो एल्काइन होगा। जैसे यहाँ C3H6 लिखा है, ये परफेक्टली क्या हो जाएगा, C3 पे क्या आता है, प्रोप, और ये हो जाएगा प्रोप प्लस इन यानी प्रोपीन। अब अगर C3H8 लिखा है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, यानी डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केन, और एल्केन के लिए आता है इन, प्रोपेन। अब अगर मैं इसी में C3H4 ऐसे लिखूं, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है ना, कंफर्म। इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। अब मैं एक और ले लेता हूं, जैसे रैंडमली C5H8, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 - 2 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। और C5 के लिए हम पेंट लिखते हैं, तो एक्चुअली में ये पेंटाइन हो जाएगा। बताओ जल्दी, क्लियर है ना। एक और चीज दिखाता हूं, अब ये स्ट्रक्चर्स आप देख लो, उससे पहले ये वाली देखो, सिंपल एल्केन्स की, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आती है। मेन है आपको जनरल फॉर्मूला से आपको समझ आ जाए। जैसे मीथेन में देखो सारी तरफ क्या आ गए, ये आ गए। अब अगर मैं इथेन की जगह इथीन बोलूं, इथीन की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इथीन की यानी कि C2H4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी। यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है ना, जल्दी बताओ देख के। ये इथीन हो जाएगा। प्रोपीन होगा तो फिर क्या होगा, अब देखो ब्यूटीन है, जैसे मैं एक लेता हूं ब्यूटीन, ब्यूटीन जो कि क्या होती है C4H8। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब देखो अगर डबल बॉन्ड आना है तो ऐसा नहीं कि हर कार्बन के बीच में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, एक ही बार आ जाएगा तो भी वो एल्कीन कहलाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा ब्यूटीन। इसलिए एक बार इसको देख लो, पढ़ लो। मैं आपको एल्कीन वाले भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर है। अब देखो इसमें एक एक मैंने गलत लिखा है जानबूझ के, आपको गलती ढूंढनी है। कौन सा वाला, इथीन। ये देखो क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3, और 2 बॉन्ड 5, यहाँ पर भी 5 होगा, ये हो नहीं सकता, तो एक हमें हाइड्रोजन वाला कट करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कट करना है। अब देखो अब सही है, अब सही है इथीन की, क्योंकि अब इथीन की तो मैंने अभी आपको बताई थी। बाकी सारे चेक करो, बाकी सारे ठीक होंगे। ठीक है, एल्काइन के भी देख लो, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे इथाइन है, इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। ठीक है, फिर प्रोपाइन है, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी वैसा वाला एज इट इज। इस स्टेप से आप इसको समझ सकते हो बहुत आराम से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में। फंक्शनल ग्रुप्स याद करने में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बच्चे सबसे ज्यादा मैंने देखा है परेशान है ना, इसी में होते हैं। क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो खुद नहीं पढ़ते हैं और उनको फिर समझ भी नहीं आता है। तो अब देखो मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका
हो ही नहीं सकता, आपको याद कोई करवा ही नहीं सकता इससे आसान तरीके से। मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले आप देख लो हेलोजन्स में, देखो आपको चार याद करने हैं। कौन कौन से हेलोजन्स आपको पता है ना क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो, अगर फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरीन के लिए लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ठीक है। और आयोडीन के लिए आयोडो, क्या लिखेंगे? आयोडो, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं, बाकी सारे सफिक्स है। बस ये याद करो, ये जो आपके हेलोजन वाले हैं ये हमारे प्रीफिक्स में आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आते हैं। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे इसको छोड़ के सफिक्स है, बाकी सारे सफिक्स है, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी। प्रीफिक्स कौन से है वो मैंने ऊपर लिख दिए, जो हेलोजेंस वाले हैं वो प्रीफिक्स है, बाकी सारे सफिक्स है। अब प्रीफिक्स सफिक्स का क्या खेल है? अरे ये आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नेमिंग में ये काम आएगा। यानी कि हम कभी भी इस तरीके से लिखते हैं ना, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। अब देखो, वर्ड रूट और सफिक्स ही होता है ज्यादातर में, जैसे इथेन, मीथेन, ये सब वर्ड रूट और सफिक्स वाले हैं। लेकिन प्रीफिक्स किसी किसी में आता है, जब ये आ जाते हैं, हेलोजेंस आ जाते हैं। जैसे अगर मैं नेम बोलूं कोई एक, इसका नाम बताओ, CH3, CS2, Cl, तो इसका नाम क्या होगा? अब देखो, इसमें वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स सब आ गया। पहले मैं इसको इग्नोर करके यहां तक देखूं तो दो कार्बन है, ठीक है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। तो पहले तो मैंने आंख बंद करके इथेन लिख दिया। अब इसके पीछे यानी इसके आगे प्रीफिक्स भी तो लगेगा, तो प्रीफिक्स क्या है? ये Cl, और Cl के लिए क्या लगता है? क्लोरो लगता है। तो ये हो जाएगा मेरा क्लोरो इथेन। बताओ जल्दी। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, CH3, CS2, Br, अब क्या हो जाएगा? अब देखो इसको हटाओ, ये क्या बन गई? तीन कार्बन की चेन है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन के लिए क्या लगता है? ब्रोमो। तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? है ना? ऐसी अब देखो, ये तो मैंने प्रीफिक्स वाले आपको क्लियर करवा दिए। अगले जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे सफिक्स वाले, वो क्या है? जैसे अल्कोहल के लिए आता है OL, क्या आता है? OL। एल्डिहाइड, देखो स्टार्टिंग में क्या है? AL, तो इसके लिए लगा दो AL, एल्डिहाइड के लिए AL। और कीटोन, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ओन, तो इसके लिए लगाएंगे ओन, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, पहचानने के काम आएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, ये याद करवा रहा हूं मैं आपको। ईथर और एस्टर आप छोड़ सकते हो, वैसे इसके लिए एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। एल्किल एल्कोनोएट लिखते हैं, वो वाले आपके केस में नहीं आएंगे अभी 10th में। आप स्मॉल स्मॉल वाले याद करो, जैसे NH2 के लिए लिखते हैं अमाइन। बस आप ये चार पांच याद कर लो, काम बन जाएगा। अब कोई भी आपके लिए आ जाए लिखने के लिए, जैसे आप सपोज करो इस तरीके से आ जाए, इसका नाम बताओ, CH3। अब कंफ्यूज मत हो जाना OH देख के कि अल्कोहल है, अरे C डबल बॉन्ड O और उसी कार्बन से OH है, तो यानी कि ये ऐसे कुछ लिखा होगा, देखो CH3 COOH। अब इसका नाम बताओ। अब तो पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको क्या बोल देंगे? इथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो इथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। जल्दी देखो, इसका नाम बताओ, CH3 CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो दो कार्बन है यानी कि इथेन, और लास्ट में क्या आएगा? ओल, क्योंकि अल्कोहल है तो इथेनॉल। अरे ज्यादा जल्दी से फटाफट चेक करो ना। हो गया? हाँ। अब एक आती है आपकी होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज होती है, यानी किसी भी सीरीज में हम CS2 ऐड करते जाएंगे, वो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। जैसे यहाँ देखो, CH3OH में अगर मैं CS2 ऐड करूं तो क्या होगा? C ऐड किया, C2, और यहाँ H5, तो C2H5OH। फिर से इसमें CS2 ऐड करूं, क्या बनेगा? C3H7OH बनेगा। फिर से CS2 ऐड करूंगा, क्या बनेगा? C4H9OH बनेगा। अब देखो, है तो सभी अल्कोहल ही, है तो सभी अल्कोहल, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एक बार ये देख लो, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन क्या है, प्रोपेनॉल क्या है, सब कुछ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो 1 मिनट के अंदर ये 10 के 10 कॉमन नेम से मैं IUPAC नेम लिखने वाला हूं। जैसे ये देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, इथीन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथाइन हो जाएगा।
ठीक है ना। और ये हो जाएगा मेरा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और 2 कार्बन है तो इथेन, और इथेन प्लस ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसी में देखो यहाँ पर ये अल्कोहल बन रहा है और कार्बन एक है तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन प्लस ऑल यानी मीथेनॉल। ये देखो CH3CH2OH, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए तो इसको बोलेंगे इथेनॉल। इसको बोलेंगे, देखो एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते थे हम, अल लगाते थे, और 2 कार्बन है यानी इथेन, तो इथेनल। ऐसे यहाँ पर देखो CH3COCH3, अब देखो ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया, कीटोन बन गया। और कौन सा वाला कीटोन होगा, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन। अब यहाँ पर देखो ये भी कीटोन है लेकिन कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटेनॉन। ऐसे यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इथेन प्लस अमाइन यानी इथेनामाइन। अब यहां पर देखो CH3CH2CH2Cl, अब ये प्रीफिक्स वाला केस आ गया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, समझ आ गया, एक बार देख लो इसको। देखो 1 मिनट में ही हमने कॉमन नेम से यूपीएससी आईयूपीएससी नेम कर लिए हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंबशन है। कंबशन आप समझते ही होगे, आग जलाते हो तो आपको क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो मिलती है। तो ये याद रखो, इसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। H2O क्यों, क्योंकि मॉइस्चर, जब हम हाथ सेक रहे होते हैं तो हल्का हल्का हमें गर्मी सी भी महसूस होती है, हल्का हल्का मॉइस्चर जो महसूस होता है ना आग से, तो वो क्या है, वो वाटर का ही मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर से एक तरीके से। तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगी, और हीट और लाइट तो है ही, लेकिन मेन हमें याद रखना है कि CO2 और H2O निकलेगी। तो यानी कि जब भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं एयर में, तो हमें क्या मिलती है, उससे लॉट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ टर्म, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। अब देखो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। और ये इथेनोइक एसिड को अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं जिससे उसका डबल बॉन्ड टूट जाए, जैसे यहाँ C2H4, ये ऐसे होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा ना इसके बीच में। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन से। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बन गया एल्केन C2H6, ऐसे देख लो। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो क्लोरीन आता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, HCl बन जाएगा, क्या बना, CH3Cl। अब इसी में से एक और बार क्लोरीन अटैक करेगा, यहाँ क्या बना देगा, CH2Cl2 बनाएगा, और फिर से एक HCl आएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक एक क्लोरीन एटम आएगा, एक हाइड्रोजन एटम को निकालेगा, मतलब वो हाइड्रोजन एटम जहां पर क्लोरीन एटम है दूसरा उसके साथ जाएगा, और ये वाला क्लोरीन एटम ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता रहेगा कब तक, जब तक सारे हाइड्रोजन एटम खत्म ना हो जाए। तो मतलब 4 बार मुझे HCl निकालने पड़े, ये 4 स्टेप रिएक्शन हुई एक तरीके से, और ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये देखो ये कुछ टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन है जिससे हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो अगर मैं देख रहा हूं तो ये अल्कोहल है और ये चेंज हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक मेरा हाइड्रोकार्बन था, उसमें से मैंने CO2 और H2O निकाली, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हुआ होगा, देखो प्रोडक्ट देखो CO2 और H2 कब बनते थे, कंबशन रिएक्शन में, तो ये हो जाएगा कंबशन। आई नो थोड़ा तेज करा रहा हूँ पर रैपिड रिवीजन है, क्या कर सकते हैं। ऐसे यहाँ देखो एल्कीन का Br2 से रिएक्शन कराया तो एक Br यहाँ आएगा, एक Br यहाँ आएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड टूट के, और डबल बॉन्ड टूटता किसमें है, एडिशन रिएक्शन में, तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन। ऐसी लास्ट वाला देखो यहाँ क्या हुआ, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, और एक HCl बाहर हो गया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। इसको आपको मैं 1 मिनट में याद करा दूंगा। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में हमें पढ़ना है, ये कलरलेस होते हैं, इसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। ये आप याद कर लो, कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। और ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल, ये तो पता होगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वाटर से कम होता है या ज्यादा होता है, ये आपको याद कर लेना है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है वैसे, है ना, 351 केल्विन वाटर से कम होता है, ठीक है, और न्यूट्रल कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी क्या है, ये भी कलरलेस लिक्विड है, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। उसकी प्लीजेंट स्मेल थी, और इसकी कैसी है, इसका सॉर टेस्ट होता है और स्मेल विनेगर जैसी होती है इथेनोइक एसिड की, ठीक है ना। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, CH3COOH। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज्यादा 391 केल्विन, यानी वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है। व्हेन प्योर CH3COH इज फ्रीज इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉल्ट, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या है, तो वो क्या है, अब आप समझ गए ना। जब हम प्योर एसिटिक एसिड को फ्रीज करते हैं तो वो एक कलरलेस आइस लाइक सॉलिड बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी है, जैसे रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ना हमारा, एक जालिम एसिड है जो क्या करता है, पानी बाहर निकाल देता है। तो देखो यहाँ पर पानी बाहर निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इसमें देखो जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पता होगी, उसमें क्या होता था, एसिड और बेस रिएक्ट करते थे और सॉल्ट प्लस वाटर निकलता था, बस वही है। ये हमारा वीक एसिड होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, और वाटर बाहर, बस ये याद करना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, अब आपने सोप भी यूज किया और डिटर्जेंट भी, डिटर्जेंट कपड़े धोने में, सोप नहाने में। अब सोप क्या होता है हमारा, एक तरीके से साइंस की भाषा में ये एक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि मैं बात करूं C7H35COON, इतना बड़ा, यानी 17 कार्बन की चेन, कितनी बड़ी आप समझ लो। और जो हमारा सोप होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। लेकिन डिटर्जेंट हो सकता है हार्ड वाटर में भी, तभी तो हम गंदा पानी भी यूज कर लेते हैं कपड़े धोने के लिए, लेकिन उसी पानी से हम नहा नहीं सकते, उसी पानी को हम पी नहीं सकते, है ना, ये भी आप जानते हो। तो देखो सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये याद रखो। इसमें एक एक डिफरेंस वाला पार्ट में लेकर आया हूँ, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है ये आप एक बार पढ़ लो। देखो सोप जो होते हैं वो हमारे सोडियम सोल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट होते हैं, ये तो अभी पढ़ा था, ठीक है। सोप क्या है, सुटेबल होते हैं वॉशिंग विद हार्ड वाटर एज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल SeUm, तो ये सॉल्युबल नहीं होते हैं हार्ड वाटर में, तो इसलिए ये सुटेबल नहीं होंगे, ठीक है। और डिटर्जेंट ये क्योंकि इनसॉल्युबल फोम नहीं बनाते हैं तो ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। सोप क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं वेजिटेबल ऑयल और फैट से, जबकि डिटर्जेंट प्रिपेयर्ड नहीं होते फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसको हम यूज नहीं कर सकते अपनी त्वचा पे। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का रैपिड रिवीजन खत्म होता है। अगर किसी को डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो हमारे चैनल पे वो भी देख सकता है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ कमेंट करके, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप बताओ कि हम एक और किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो, जो भी आप सजेस्ट कर सको, ठीक है। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है, जैसा आप चाहोगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मैं बनाना चाहता हूं, तो जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।